पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। कुलगाम मुठभेड़ में 3 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हैं। दोनों जवान अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ये कल से ही एनकाउंटर चल रहा है, देर रात से, और शुक्रवार से ही सर्च अभियान चला दिया गया था। हालांकि उससे पहले की अगर बात करें तो पहले अंधेरे का फायदा उठाकर, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी भाग निकले थे, बच निकले थे। लेकिन उसके बाद पहरा कड़ा किया गया सुरक्षा बलों की ओर से, सर्च ऑपरेशन और तेज किया गया और उसके बाद ये आतंकी घिर गए। जानकारी ये मिल रही थी सुबह से ही, एक आतंकी मारा गया। सेना के चिनार कॉर्प्स की ओर से इस बारे में पोस्ट करके जानकारी भी दी गई थी। फिर जानकारी आई कि एक और आतंकी है, वो भी मारा गया है, और फिर अब एक और आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर 3 आतंकी ढेर हो गए हैं मुठभेड़ में। सेना के 2 जवान घायल भी हुए हैं। दोनों जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीजीपी अनिल प्रभात ने घटनास्थल का दौरा किया। कुलगाम के अखल में एनकाउंटर अब भी जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में फायरिंग चल रही है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कुलगाम मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हैं। देखिए, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर, या आप यूं कह लीजिए 5 दिन के अंदर अंदर 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं, 2 बड़े सर्च ऑपरेशन। पहले जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक बड़े आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट का कमांडर भी था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा था। कहा यह भी जा रहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में ये मास्टरमाइंड रहा है। उन तीनों को पहले ढेर किया गया और अब की बार ये 3 आतंकी भी ढेर कर दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है शुरुआती जानकारी के हिसाब से कि ये तीनों लश्कर-ए तौयबा से हो सकते हैं। इनके पास जो हथियार बरामद हुए हैं वो लश्कर-ए तौयबा, जो कि कहने को तो डिफेंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान की पनाह में अब भी जीवित है, वहां से प्रोवाइड किए गए हैं। कुलगाम मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। जहूर रिजवी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जहूर, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 जवान जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है फिलहाल? बिल्कुल, उनकी हालत जो है मुस्तहकम है, बिल्कुल स्टेबल है। और जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले हमने चलाया भी कि किस तरह से उन्हें इवैक्यूएट किया गया यहाँ से, 9R हेडक्वार्टर से, और एक चॉपर भी उनको लेके गया बेस हॉस्टल। और ये वजह है कि इमीडिएटली जो ही उन्हें हॉस्टल में दाखिल किया गया, तो अभी ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो स्टेबल है। ये तो रही 2 जवानों की बात, और ऐसे में अभी आप एनकाउंटर की बात कर रही है। एनकाउंटर अभी भी जारी है, ऑपरेशन स्टिल इट्स गोइंग ऑन। और अभी जैसा कि हमें लास्ट अपडेट मिला है उसका ये है कि अभी तक 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं, और तीनों लोकल हैं, स्थानीय हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो तीनों आतंकी हैं उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद जो है वो जब्त किया गया है। और जाकिर, आदिल और हारिस, मतलहामा, सोपोर और पुलवामा, ये तीनों स्थानीय हैं और अपना लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। और हालांकि ये जराये के मुताबिक अभी हम ये पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। लेकिन फिलहाल एनकाउंटर के हवाले से ये खबर है कि सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है, क्योंकि यहाँ 4 से 5 जो मिलिटेंट है उनके छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी, और उसके बिना पे एक कॉर्न हो गया था। और कल शाम से ही यहाँ पे एनकाउंटर जारी है, और अभी भी ये बदस्तूर जारी है, और शायद 1-2 और हो सकते हैं। और यही वजह है कि अभी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। फौज लगी हुई है, कुलगाम पुलिस, SOG, उसके साथ साथ CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई है इस ऑपरेशन में। और कहीं न कहीं नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करने की जो है वो कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। फिलहाल यही खबर है कि जो 3 आतंकियों को जो है इस मुठभेड़ में फिलहाल हलाक कर दिया गया है। और जो सेना के 2 जवान हैं वो कहीं न कहीं घायल बताया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली एक जवान जो है उसको जख्मी बताया गया है, लेकिन दूसरे की भी इत्तला है। और उसी तरह से 4 से 5 जो है यहाँ पे मिलिटेंट हो सकते थे। फिलहाल 3 के बारे में अभी ये है कि 3 को हलाक किया गया है, तीनों स्थानीय हैं। और अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेनिन प्रभात भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मौजूद थे, IGP कश्मीर के साथ साथ DIG और सिक्योरिटी एजेंसीज के बड़े ऑफिसरान, आर्मी के बड़े ऑफिशियल अभी कुछ देर पहले जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC विक्टर फोर्स भी यहाँ पे पहुंचे, कमांडर 2 सेक्टर, और जितनी भी RR की बटालियन हैं उनके COs वगैरह और बाकी अफसरान मौजूद थे। जी ठीक है जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए।
तो बात जम्मू कश्मीर में धारा 370 की करेंगे, जिस पर सियासत जबरदस्त हो रही है। धारा 370 हटाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया गया। साथ ही कहा गया कि धारा 370 हटाने की नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और देश में पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल अभी भी बना हुआ है। सुने क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती। 5 अगस्त 2019 को हुए 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिता और उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई है। न्यूज 18 JKLS से बातचीत करते हुए इफ्रा जान ने कहा कि महबूबा मुफ्ती उन मुद्दों और शिकायतों के बारे में बात कर रही हैं जिनके लिए वो और उनके पिता सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। साथ ही इफ्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है कि बीजेपी अपने इस दावे को साबित करने में नाकाम रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। जहाँ तक महबूबा जी की बात आती है, मैं महबूबा जी के कुछ चंद इंटरव्यू आप ही को दिए हुए सुन रही थी। अगर आप देखेंगे यही मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब आफ्टर गुलाम मोहम्मद सादिक की कैबिनेट में रह के एक्सेसिव अमेंडमेंट 370 में करके इन्होंने उसके बाद इलेक्शन हारते गए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर यूपी से इलेक्शन लड़ने गए। यूपी से जब इलेक्शन लड़ा, चूंकि यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यूपी से इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे उठ के होम मिनिस्टर बन गए पूरे देश के। जैसे आज अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, ये होम मिनिस्टर बन गए। होम मिनिस्टर बन के इन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए चुना 1987 में, इन्होंने 1989 में इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, आपको पता है किसको गवर्नर चुना? जगमोहन को। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जगमोहन को यहाँ के लिए गवर्नर चुना, जबकि वो जानते थे कि इस आदमी का रिकॉर्ड क्या रहा है। उसके बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट यहाँ लगाना, बाकी चीज़ें करना। और 1987 की, जब बार बार ये रिगिंग की बात करते हैं, मैं याद दिला दूं, 1987 में मरकज़ जो थी वो कांग्रेस की थी और ये यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के हेड थे। और रिगिंग की सबसे ज़्यादा जो सवाल उठे वो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे। फिर आपको याद है जब 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन लाया, हमने कहा कि ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन हम पास करेंगे और पास किया ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन। 3-4 महीने बाद अराउंड इन्होंने एक नई पार्टी का जन्म किया, वो है पीडीपी। पीडीपी के आने से क्या हुआ कि उसके बाद 1996 के बाद अभी तक कभी किसी सरकार को जम्मू कश्मीर में फुल मेजॉरिटी नहीं आई है, क्योंकि जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन उस वक्त पास हुआ वैसे रेजोल्यूशन पास ना हो, दिल्ली इंश्योर्ड के ऐसा कभी कुछ ना हो और वोट जो है अभी तक बढ़ता गया। फिर 2014 में चूंकि फिर से एक फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट आई इनकी वजह से, और इन्होंने बीजेपी को, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीजेपी को साथ रख के, यहाँ पे आपको पता ही है फिर उसके बाद 2014 में 370 का क्या हुआ। तो ये एक लंबी हिस्ट्री है। मैं चाहती हूँ कि जो महबूबा जी हिस्ट्री बोलती हैं वो असल हिस्ट्री पढ़ें और देखें कि उस प्लेबिसाइट मोमेंट का, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की हिस्ट्री का, बी टीम सी टीम्स का, इनके जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है उनका और इस सब का क्या वास्ता है। तो ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान, जिन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा किया। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन किया है। भल्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जनता से किए गए एक भी वादे को निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने केंद्र की सरकार को जुमलाबाज करार देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नजर नहीं आया है और लोगों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है।
मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रमन बल्ला। बल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि 6 साल में सिर्फ यहाँ डिस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं उनकी बात को नहीं करता, उन्होंने अपने किस ढंग से कहा होगा, उनका अपना मानना, लेकिन हम भी नेशनल पार्टी से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम दुखी है। एक तो 6 साल का 5 साल करना उसका मैंडेट था। आप बताओ क्या कसूर था? यहाँ पे एमएलसी भी नहीं है। जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते, कोई वीकर सेक्शन के लोग, वो एमएलसी का दायरा था, वो अपने इलाके के लोगों की, बरादरी के लोगों की सेवा कर सकते थे। आज काफी देर हो गई, 5 साल हो गए। इन्होंने तो ये बहाना लगाया था कि 2000 नोट इसलिए लगाए कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, वो इस्तेमाल करते हैं। और 2000 नोट कहां पे गए? आज पहलगाम के हादसे ने, जो दिल दिलाने वाला हादसा था, उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहां पे जंग जैसी पोजीशन पे खड़ा करके रख दिया। जम्मू कश्मीर में रोजगार कहीं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कहीं नहीं। कोरोना के बाद कोई पैकेज नहीं दिया, लोग अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल प्रभावित होकर रह गया। जो टैक्सी चलाने वाले लोग थे, जो बसें चलाने वाले लोग थे, पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी तक उनकी पेमेंटें वहां पे नहीं हुई। कंट्रैक्टर की अभी तक पेमेंटें नहीं, वो खुदकशी के कगार पे यहाँ पे हैं। तो कौन जिम्मेवार है? कौन सा विकासित की बातें करते हैं? भाजपा ने विकास अगर किया है तो चिट्टे बेचने का विकास कौन लोगों ने यहाँ पे किया? भाजपा चुप क्यों है? मैं समझता हूँ नशे की खरी में सब लोगों का नौजवान जो है वो वहां के उसमें लिप्त होता जा रहा है। तो रोकथाम किसने करनी है? आज भाजपा जिम्मेवार है। 28 एमएलए लोगों ने चुन के भेजे, लेकिन कहीं पे भी उनका नामो निशान है नहीं। लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए मैं समझता हूँ कि चुप्पी साधे हुए लोग हैं यहाँ पे। सत्ताधारी पार्टी को जगाने के लिए हम हर एक स्टेक होल्डर के पास जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी जहाँ पे है कि लेकिन वो रमन जी वो कहते हैं कि देखिए कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म किया, वहाँ पत्थरबाजी नहीं है, कैलेंडर नहीं है, ट्रेन चली गई, रोड्स बन रहे हैं। ट्रेन कही तो वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन थी। मनमोहन सिंह जी 5 बार आके 30-30 किलोमीटर की पटरी का उद्घाटन, एक दिन में मोदी साहब आके कटरा में ट्रेन नहीं पहुंचा के गए। उससे पहले 15 साल तो वो जो रेलवे ब्रिज को लगा, उस वक्त तो ये पावर में नहीं थे। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि शायद छोटी उम्र थी, वो भूल के कटड़ा में मनमोहन सिंह जी की तारीफ करते हुए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए। ये देन जो है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी की देन है, जिन्होंने ट्रेन कनेक्टिविटी। हम भी चाहते हैं ट्रेन कनेक्टिविटी यहाँ पे हो, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का रोजगार तो मिले। जो बोलते थे 2 करोड़ नौकरी, हर बात जुमला, 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरी, दाऊद को 100 दिन के अंदर नहीं लाऊंगा। किसी चौराहे पे मोदी साहब ने कहा था सजा दे दो। अब कौन सी सजा देनी है? यह बात उन्हीं की है। उनके सारी चीजें जुमले साबित हुई हैं। और ये जुमला भी हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेस्टोर कर दो स्टेटहुड फौरी तौर पे। ये आप चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर हो? बिल्कुल जल्द से जल्द हो। महाराजा हरि सिंह को जो भी जम्मू कश्मीर का नागरिक प्यार करता है, हमदर्दी करता है, वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग से उठ के सड़कों पे आए और जो उसका समर्थन करे ताकि रियासत का दर्जा मिले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं धारा 370 पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कुछ टिप्पणी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने जरा। पिछले 2019 के बाद धारा 370 को विराम देने के बाद आज उन सारे कानून जम्मू कश्मीर के लोगों की काम पे आ रहा है। इस सांस्कृतिक विरासत जहां दर्शन, आस्था, आध्यात्मिकता की भरपूर है, उस भरपूर तत्व को देश भर में ले जाने की आज प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आज कश्मीर की नई परिचय हो रही है, जम्मू की नई परिचय हो रही है। यहाँ आईआईएम खोलाया गया, यहाँ आईआईटी खोली गई, यहाँ एनआईटी को अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जो राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ मिल बैठ के भारत सरकार की संस्था उसको आगे कैसे लाया जाएगा, इसकी योजना बनाया जा रहा है। और वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पीडीपी प्रमुख जम्मू कश्मीर की शांति को नहीं देख पा रही है, यहां विकास को नहीं देख पा रही है। ये बड़ा हमला बोला उन्होंने। देखिए, महबूबा जी की आंखों पे शायद पर्दा पड़ा है उनकी हार के बाद। जिस तरह से शर्मनाक हार इस इलेक्शन में महबूबा जी की हुई है, तो उसने लगभग मुझे लगता है कि आंखें ही बंद की है। 2019 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई, स्टोन पैलेटिंग, बम, ग्रेनेड, धमाके, कैलेंडर, ये सब कुछ तो अब एक हिस्ट्री बन गई है, इनमें से अब कुछ नहीं है। उसके बाद महबूबा जी के सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन, यहां नरेंद्र मोदी जी ने की जड़मोहर टनल देखिए, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और जहां तक आप देखिए कि कश्मीर जो 24/7 में से लगभग 18 घंटे बंद रहता था, आप जम्मू कश्मीर 24/7
खुला रहता है। और जहां तक उपलब्धियों की बात है, 2019 के बाद कश्मीर में अमन है, कश्मीर में शांति है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। अब कश्मीर में कोई रोक टोक नहीं, और कश्मीर का जो दुकानदार है, रेडी वाला है, गाड़ी वाला, हर कोई अपनी काम कर, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से 2019 से पहले एक अमन कश्मीरी घर से निकलता था और डर रहता कि शाम को घर में पहुंचूं या ना पहुंचूं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक आम कश्मीरी को चाहिए थी, वो 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने उनको दी है। और महबूब मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी की रेखा महाजन ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, बल्कि अब तो कश्मीर ट्रेन से जुड़ गया है। सोचना चाहिए ऐसी कोई भी इसी तरह की स्टेटमेंट देने से पहले, क्योंकि आज जनता समझती है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से डेवलपमेंट 370 जाने के बाद जो है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट आज हम 370 जाने के बाद देख रहे हैं, ऐसा पहले हमने कितनी देर से हमने ऐसा नहीं देखा। पहली बार हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो कश्मीर तक जो है ट्रेन पहुंची है, वंदे भारत जो है और आज कश्मीर पहुंची है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कुछ दिन पहले ही इसका अनावरण किया। और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके राइट्स जो थे उनके पास नहीं थे, चाहे हमारी महिलाएं थी उनके राइट्स नहीं थे, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज था, गोरखा समाज था, कहीं ना कहीं जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात होती है तो, और इस पर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार एक ही बात करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मात्र अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें करती हैं। नहीं तो हम सब जानते हैं कि सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का साथ जुड़ा है, तो वो जम्मू कश्मीर धारा 370 जो है हटने के बाद जो है वो भारत से जुड़ा है। वो कहते हैं कि पीस नहीं है, हालांकि आप ये लोग कहते हैं कि पीस है कश्मीर में, पत्थरबाजी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नॉर्मल सी भी नहीं है। जी मुझे लगता है कि ये वो भली भांति जानती है, क्योंकि जब वो सरकार में थी तो वो खुद कहती थी कि यहाँ पे जब पत्थरबाजी होती थी, इस तरह के इंसिडेंट होते थे, तो उनके खुद ऐसे बयान होते थे कि बच्चे यहाँ पर क्या करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देकर आज इस तरह पहली बार ऐसा माहौल बना है कि पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होती, और एक पीस आज अगर लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है और एक अलग सा आज टूरिस्ट अगर इतनी मात्रा में आज कश्मीर पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं 370 के बाद हमारा जो स्ट्रांग नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, उनका विजन है, जो उनका मिशन है, और लगातार पीस के लिए जो है आज बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। और 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर की सियासत का पारा और रंग दोनों चढ़ने लगा है। कांग्रेस और एनसी ने धारा 370 वाली ऐतिहासिक तारीख यानी कि 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है, और पीडीपी ने इसे बिट्रेयल डे मनाने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने 5 अगस्त को जश्न के साथ यूनिटी डे मनाने का भी ऐलान किया। 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा, भाई किन बुनियादों पे बनेगा। 5 अगस्त से पहले 100 डिग्री चढ़ा सियासत का पारा। धारा 370 पर पार्टियों का अपना अपना नारा। ब्लैक डे और बिट्रेयल डे बनाम यूनिटी डे। वो 5 अगस्त 2019 की तारीख थी जब संसद में प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर से उस धारा 370 के वजूद को मिटा दिया गया, जिसके रहते भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी जम्मू कश्मीर में भारत के कई नियम कानून नहीं लागू होते थे। धारा 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान वाली व्यवस्था खत्म हुई, मगर तभी से इस पर शुरू हुई सियासत हर साल 5 अगस्त से पहले परवान चढ़ जाती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त की तारीख को ब्लैक डे के तौर पर मनाएगी। वहीं पीडीपी ने 5 अगस्त को बिट्रेयल डे यानी विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाने की बात कही है। ब्लैक डे मनाने का 5 अगस्त जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है, और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफा बैठेंगे
और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी करेंगे। इस डे को हम एज अ ब्लैक डे का ऑब्जर्व करते हैं। नो वी डोंट सेलिब्रेट इट, वी ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इलीगल यहाँ की जो शनाख्त थी उसको इलीगली छीना गया। 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है। वहीं बीजेपी, जिसने अपनी स्थापना के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प लिया था और उस संकल्प को केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के 4 साल के भीतर पूरा किया, वो ये कह रही है कि धारा 370 हटाने के फैसले से जम्मू कश्मीर न सिर्फ आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त हुआ है, बल्कि हर कोने में विकास की ऐसी रोशनी चमक रही है जिसमें कहीं काला दिवस का काला रंग दिखाई ही नहीं देगा। बीजेपी ने 5 अगस्त को यूनिटी डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, खासकर उन लोगों के बीच जिनकी जिंदगी धारा 370 पर फैसले के बाद नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन हर एक बूथ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको जश्न के तौर पर मनाएगी। और जो अमन के दीप यहां जले, खुशहाली के दीप जले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के दीप जले, कांग्रेस के अंधेरे पे वो बारी पड़ेंगे। और आप देखिए, जम्मू हो, श्रीनगर हो, उस दिन लोग खुशी मनाएंगे। हर पार्टी 5 अगस्त को लेकर अपने वादों और दावों का रंग गहरा दिखाने में जुटी है। ये धारा 370 पर सियासत का ऐसा रंग है जिसमें अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से सब अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। जम्मू से समीर भट्ट के साथ सरोज कफील, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। सत शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। धर्मशाला में भारी बारिश से भूस्खलन, 2 मकान और सरकारी भवन प्रभावित, प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। चंबा में लगातार बारिश से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला प्रभावित, बारिश के कारण स्टॉल पर ग्राहक कम, वित्तीय नुकसान का खतरा बढ़ा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पंडोह कैंची मोड़ पर फिर लैंडस्लाइड, सड़क बंद होकर वाहनों का जाम लगा। कांगड़ा का परिवार मृतक की डेड बॉडी लेकर फंसा। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु पुंछ में दशनामी अखाड़ा में। और प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बेटियों के सिंदूर का बदला था, जो कि पूरा हो गया। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। और पीएम मोदी ने कहा कि शिव के रुद्र रूप की तरह भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खंडहर बना दिया है। भेंट करके आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से
यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है। लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में भी कई बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। मुझे साथियों बताइए, जब ये आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की बात सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? बोले हर हर महादेव। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के बीजेपी के दावों को खारिज कर दिया है। जम्मू में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्योगपति घाटी छोड़ रहे हैं और यहां के हालात सामान्य नहीं है। उन्होंने अमेरिका की ओर से भारत पर आतंकवाद से जुड़े आंकड़ों को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की। साथ ही फारूक ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की भूख हड़ताल से दूरी बनाई है। हम लोग पहले लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं इसके लिए। कब हमने बात बंद की है? उमर जब भी वजीर आजम से मिला, हर वक्त इस मुद्दे को उठाया उनके साथ, वो भी जानते हैं। तो आप क्या आगे इसको प्रोटेस्ट कुछ करने जा रहे हैं? हम लोग वो नहीं है भैया, हम लोग उस पर भरोसा रखते हैं जो सबका मालिक है। हमारा हक हमें जरूर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर से क्या मांगते हैं आप, मतलब डिमांड करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है? भैया, जो लोग 4 राज्यसभा की सीटें नहीं भर सके, 2 असेंबली सीटें नहीं भर सके। और उपराष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के राज्यसभा प्रतिनिधि के होने जा रहा है। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटें खाली रहेंगी, जो कि फरवरी 2021 से खाली हैं। विधानसभा की अनुपस्थिति और अस्पष्ट कारणों के चलते ये सीटें नहीं भरी गई। हालांकि जम्मू कश्मीर के सभी लोकसभा सांसद और लद्दाख के सांसद वोट डालेंगे, लेकिन लगातार दूसरे चुनाव में राज्यसभा से कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं होगा। जगदीप धनखड़ के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद अब नया वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन निकली है उसके मुताबिक 9 सितंबर को इलेक्शन होने हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से फिर एक बार कोई भी राज्यसभा मेंबर न होने की वजह से कोई भी राज्यसभा मेंबर इसमें जो है जम्मू कश्मीर से कोई भी राज्यसभा का मेंबर इसमें वोट नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी आज मेंबर नहीं है राज्यसभा से। हालांकि गुलाम अली खटाना जो है वो एक नॉमिनेटेड एमएलए हैं, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के कोटे की बात करें तो यहाँ से 4 राज्यसभा मेंबर होते हैं। लेकिन 2021, और मैं आपको रिपीट कर दूं, फरवरी 2021 से लेकर 2021 तक जो जितने भी 4 राज्यसभा मेंबर थे, जिनकी अगर हम बात करें तो फयाज मीर हैं पीडीपी से जो थे, इसी तरह से नज़ीर अहमद लावे वो भी पीडीपी से थे। इस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद थे और शमशेर सिंह मनाज जो थे बीजेपी से। तो ये चारों मेंबर जो हैं वो रिटायर हो गए 2021 में, 2021 फरवरी में वो रिटायर हो गए। और उसके बाद लगातार अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2022 में भी हुआ, लेकिन उसमें भी क्योंकि राज्यसभा से कोई भी मेंबर जम्मू कश्मीर से नहीं था तो उस टाइम भी कोई भी यहाँ से वोट नहीं कर पाया। और अब ये दूसरी बार है कि कोई भी जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा का मेंबर वोट नहीं दे पाएगा। फिलहाल अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या कोई प्रोसेस इसमें होता है, जो कि अभी लग रहा है कि अभी इतनी जल्दी तो लग नहीं रहा, क्योंकि अब मात्र 1 महीने और तकरीबन 8 दिन रह गए हैं नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इतनी जल्दी राज्यसभा का नया यहाँ पे इलेक्शन होना, इसमें एक प्रोसेस रहता है, तो असंभव सी बात रहती है, नामुमकिन सी बात रहती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ के लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहा है। न सिर्फ राज्यसभा के बल्कि 2 जो असेंबली के बाईपोल्स होने हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। अभी उसके लिए भी डिमांड चल रही है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर न होने की वजह से अब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी यहाँ से मेंबर वोट नहीं दे पा रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जॉइन अमृतसर। एनसी प्रवक्ता इफ्रा जान ने महबूबा मुफ्ती के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। कहा पीडीपी अध्यक्ष को नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिता और उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को कमजोर करने में निभाई थी अहम भूमिका। इफ्रा जान के बयान पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने किया समर्थन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, सड़कों पर मलबा गिरने से कई मार्ग अवरुद्ध। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन में से एसडीएम राजेंद्र
और आगे बढ़ेंगे। बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ की यात्रा का छठा जत्था राजौरी पहुंचा है, जहां ग्राउंड पर यात्रियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान यूपी, महाराष्ट्र और कई राज्यों से यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यात्री रविवार सुबह बाबा के दर्शन करेंगे और इस दौरान यात्री यहां की सुरक्षा व्यवस्था से काफी खुश भी नजर आए। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा का छठा जत्था राजौरी पहुंचा है। प्रमुख स्वागत राजौरी के यात्रा ग्राउंड में यात्रियों का किया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों से यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यात्री हैं, इनका ताल्लुक जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से है, जो हर साल यहाँ पर जो है वो आते हैं। और इस बार भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्री जो है यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं देश के अलग अलग। भाई साहब कहाँ से आए आप? हम लोग झारखंड से हैं, रांची जिला से हैं। पहली बार आए हैं आप? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? व्यवस्था सब कुछ अच्छा है, हर जगह जगह में लंगर लगा हुआ है। प्रशासन का भी व्यवस्था अच्छा है। विश्व परिषद महाराष्ट्र कोकण प्रांत से हम लोग हैं। पहली बार आए आप यहाँ पर? हाँ, मैं पहली बार। यहाँ पे हमारे जो जवान है फौज के, वो इस तरीके से मुस्तैद है, वो देख करके हमको बड़ी खुशी होती है कि जो समर्पण उनकी तरफ से है वो भारत के हर नागरिक का होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर वर्दी सुशोभित होती है जो हर चीज को अपने ऊपर झेल कर हमको सुरक्षित रखते। हमें ऐसे हमारे जवान को बहुत गर्व है। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोले प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की लगातार हो रही तालाबंदी, 55 सालों से चल रहे स्कूल को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण। एसडीसी सिरमौर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा कांग्रेस राज में फिर सक्रिय हुए वन माफिया। जनता इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। एनसी प्रवक्ता इफ्रा जान ने महबूबा मुफ्ती के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। कहा पीडीपी अध्यक्ष को नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिता और उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को कमजोर करने में निभाई थी अहम भूमिका। इफ्रा जान के बयान पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने किया समर्थन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, सड़कों पर मलबा गिरने से कई मार्ग अवरुद्ध। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन में से एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की दर्दनाक मौत। सीएम सुक्खू ने धर्म को राजनीति से अलग रखने पर दिया जोर। बोले धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, सभी धर्मों का हो सम्मान। संसद में राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। बोले राहुल गांधी हर दिन एक नया झूठ और एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। राहुल गांधी को अरुण जेटली के परिवार, बीजेपी और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोले प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की लगातार हो रही तालाबंदी, 55 सालों से चल रहे स्कूल को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण। एसडीसी सिरमौर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा कांग्रेस राज में फिर सक्रिय हुए वन माफिया। जनता इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। सिरमौर जिले के सभी डाकघरों में शनिवार को नहीं हुआ कोई वित्तीय लेन देन। कर्मचारियों को दिया गया एपीटी सिस्टम से जुड़ा प्रशिक्षण। अब नई प्रणाली के तहत लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। 15 जुलाई से 31 जुलाई तक 4058 यात्रियों ने की किन्नर कैलाश दर्शन। मौसम खराब होने के चलते 4 दिनों के लिए किन्नर कैलाश यात्रा पर लगी रोक। रूस से तेल ना खरीदने पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। एमईए का बयान, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, वैश्विक विकल्प से तेल खरीद होती है।
एनसी प्रवक्ता इफ्रा जान ने महबूबा मुफ्ती के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। कहा पीडीपी अध्यक्ष को नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिता और उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को कमजोर करने में निभाई थी अहम भूमिका। इफ्रा जान के बयान पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने किया समर्थन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, सड़कों पर मलबा गिरने से कई मार्ग अवरुद्ध। जम्मू कश्मीर के रियासी में त्राल के पांपोर में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त का जश्न मनाया। मौके पर स्थानीय किसानों और अधिकारी की मौजूदगी भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के साथ ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। बागवानी अधिकारी इश्तियाक अहमद भट्ट ने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया। किसानों ने भी योजना से लाभ मिलने पर संतोष जताया और सरकार का आभार व्यक्त किया। तामीर का काम शुरू हुआ है बस स्टैंड का, तो आपको पता है कि यहाँ तो यही जगह है जिसमें अपनी पर्सनल गाड़ी भी लोग खड़ी कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा अपना ऑटो यहीं पे खड़ा करता है। यहाँ की जो ताजिर लोग जो रेडियो पे काम करते हैं वो रेडियाँ भी इसी जगह खड़ी हो रही हैं। तो छोटी सी जगह जो है इसी में सारा जो है इस आगे इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से सारा रश यहाँ पे पड़ता है। मेहरबानी करके जो लोग अपनी पर्सनल व्हीकल जो है खड़ी करके पर्सनल व्हीकल जो खड़ी करके चला जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके वो कहीं सेफ जोन पे जो है पार्किंग में अपनी गाड़ियों को खड़ी करें। और आगे बढ़ेंगे, जिक्र कुछ और खबरों का करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर सियासत हो रही है, सियासत को देखते हुए अब इस पर सियासत गर्मा गई है। लेकिन अब जिक्र पुलवामा का कर लेंगे, जहां पर वॉलीबॉल मैच को लेकर काफ़ी हद तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खिलाड़ियों का आना जाना लगा रहा है। सीआरपीएफ ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया है, जिसमें बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों के साथ कॉलेज प्रशासन भी मौजूद रहा। पुलवामा की कई टीमों ने हिस्सा लिया है और ऐसे में आसपास हमने देखा कि किस तरीके से इन तमाम प्लेयर्स को चेयर अप करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए इनके सपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे। पुलवामा से कोने कोने से लोग यहां पर आए थे। खेलो इंडिया के तहत मैत्री प्रोग्राम ये चलाया गया था। पुलिस अधिकारियों के साथ कॉलेज प्रशासन भी मौजूद रहा और ये मैच काफी रोमांचक रहा। कई टीमें ऐसी थी जो मैदान पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आई थी। पुलवामा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जिले भर से लोग वहां पहुंचे थे। न सिर्फ लोग पहुंचे थे, बल्कि ये देखिए, मैत्री वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये आयोजन था, जहां कई टीमें हिस्सा ले रही थी। लेकिन साथ साथ इन टीमों को सपोर्ट करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए बाकायदा वहाँ काफ़ी क्राउड भी मौजूद था। और ऐसे में इस तरह के खेलों का जब आयोजन होता है, न सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप पैदा होती है, बल्कि खेलो इंडिया मूवमेंट के जरिए एक खेल के प्रति भावना जो है वो भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खेलो इंडिया के जरिए बच्चों को तैयार किया जाता है, जो कि जैसे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएं और भारत के लिए लड़ें, भारत के लिए अपना दमखम दिखाएं, अपना प्रदर्शन करें, अपनी खेल जो रुचि है या खेल प्रदर्शन है उसका करें, जिससे कि हिंदुस्तान का झंडा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी फहरा सकें, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ गेम हो। पुलवामा की कई टीमें वहां पर मौजूद थी। पुलवामा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वॉलीबॉल का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हालांकि थोड़ी सी गर्मी जरूर रही, वहां पर पसीना पोंछते हुए तमाम दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग नजर आए, लेकिन बावजूद उसके इस वॉलीबॉल को लेकर रोमांच ऐसा था कि भरी गर्मी में भी उन्होंने यहां से उठना जरूरी नहीं समझा, बल्कि पूरा का पूरा ये जो मैच था वो देख कर गए। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए, ये सीआरपीएफ की ओर से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और इसका मकसद ये था, एक तरफ फिट रहना, दूसरी तरफ खेलों को बढ़ावा देना। ये दोनों ही मोटिव लेकर सीआरपीएफ ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया, कई बच्चों ने हिस्सा लिया, कई प्लेयर्स वहां पर पहुंचे थे।